शुरू करते हैं लास्ट चैप्टर दैट इज़ अ 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है। अगर आप मैप 1 एंड मैप 2 को क्लोजली देखते हो आपको देखने को मिलेगा, यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, है ना। हियर विल सी एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ क्या है मुगल एम्पायर की, बट उसके अंदर छोटे छोटे जो है भोपाल में, बड़ौदा में, पूना में मराठाज आ रहे हैं, यहाँ पे हैदराबाद डेवलप हो रहा है, यहाँ पे बंगाल डेवलप होता है, मुर्शिदाबाद, यहाँ पे अवध हो रहा है, यहाँ पे जाट्स आ रहे हैं, यहाँ पे सिख आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ये हो रही है। ठीक है। नोटिस करोगे कि हाउ बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, की कैसे जो हमारी बाउंड्रीज हैं ना उसकी, दैट इज़ ऑफ दी व्हाट वो कॉल मुगल एम्पायर की, वो चेंज हो रही है इस टाइम पे, है ना। जो हमारा मुगल सब डिक्लाइन कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रहे हैं, है ना। तो ये मैप जो 1 था वो हमारी स्टेट फॉर्मेशंस बता रहा है कि ये सारे कौन कौन से सिख आया, अवध आया, बंगाल आया, जाट आए, है ना, मराठाज आए, हैदराबाद आए, ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं। 1765 में आप नोटिस करोगे कि हाउ अनदर पावर जो ब्रिटिश है वो भी सक्सेसफुली ग्रेप कर देती है मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया में। 1765 है ना, 1764 में तो बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, तो उससे बात क्या कर लेती है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमारा ये आ जाता है हमारे टेरिटरी कंट्रोल बाय ब्रिटिश, है ना। तो हमारे यहाँ पे ये बंगाल वाला जो एरिया है, पटना आ रहा है, इसमें बिहार का भी है थोड़ा बहुत, हमारा वेस्ट बंगाल का भी है, बांग्लादेश का भी ये आता है, एंड नॉर्दर्न सरकार जो है, ठीक है, ये भी हमारा जो है ये कंट्रोल कर रही है ना, उड़ीसा वाली रीजन को भी। तो ये हो रहा है। वट दीज मैप्स टेल्स अस इज़ अ पॉलिटिकल कंडीशन, क्या बता रहे हैं हमें, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी 18th सेंचुरी में इंडिया में, चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है इतनी सारी जो हालातें हैं वो बदलती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप, जो भी इमर्ज हुए उनके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जो भी न्यू किंगडम्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, रफली फ्रॉम द 1707 व्हेन द औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज टिल द 1761, क्या क्या हमारी जो है मतलब हम पढ़ेंगे, है ना। 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी की बेसिकली बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। तो चैप्टर 4 में हमने देखा था कि यहाँ पे मुगल एम्पायर जो है वो रीच करता है अपनी हाइट ऑफ इट्स सक्सेस को एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो जैसे 17th सेंचुरी क्लोज होने वाला होता है तो इस टाइम पे क्या होता है हमारा, दैट इज़ मुगल एम्पायर बहुत सारे क्राइसिस को वो झेलता है। दीज वर कॉज बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इनके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एम्परर जो औरंगजेब है हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। तो होता क्या, जो औरंगजेब होता है जो कि लास्ट रूलर था, मतलब नॉट लास्ट बट वैसे लास्ट रूलर था, जो लास्ट बढ़िया था, थोड़ा सा बढ़िया इन द सेंस कि कंट्रोल अच्छा था, ठीक है। तो औरंगजेब जो है डिप्लीट कर देता है मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो मिलिट्री की जो रिसोर्सेज थे उनको ख़त्म कर देता है। क्यों कर देता है, बिकॉज उसको डेक्कन के एरिया को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए उनके साथ वॉर कर रहा था। अब होता क्या है, उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स आते हैं, दूसरा क्या, जो उसकी एफिशिएंसी रहती है इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन वो टूट जाती है, मतलब इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता है। बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स टू कीप अ चेक ऑन द पावरफुल मनसबदार्स। एज वेल एज हमने देखा था मनसबदारी सिस्टम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो मनसबदार्स जो होते हैं उन पे वो कंट्रोल नहीं बिठा पाते जब एडमिनिस्ट्रेशन ही वीक है। तो नोबल्स अपॉइंट कर रहे हैं एज गवर्नर्स, नोबल्स को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ गवर्नर। सूबेदार्स ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ द रेवेन्यू, और वही मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, दीवानी को एंड फौजदारी को भी वही देख रहे हैं। तो पूछ लेंगे भाई दीवानी क्या है, दीवानी इज लाइक अ रेवेन्यू एंड मिलिट्री इज लाइक अ फौजदारी, ठीक है, तो उसको देख रहे हैं, ठीक है। गवर्नर्स को हम सूबेदार बोल रहे हैं, ये चीज़ देख लेना, थोड़े जो टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नोबल्स अपॉइंट कर रहे हैं एज गवर्नर्स, ऑफन कंट्रोल, जो नोबल्स अपॉइंटेड हुए हैं गवर्नर्स की तरह वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं, वो ऑफिसेस, रेवेन्यू वो देख रहे हैं, मिलिट्री वो देख रहे हैं, एंड इसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर मिल जाती है ओवर द वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर पे, ठीक है। एज द गवर्नर्स, अब जैसे वो कंसोलिडेट कर लेते हैं अपने कंट्रोल को प्रोविंस के पूरी तरीके से, सो जो पीरियोडिक रेमिशन है ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मतलब इंडिया इसमें अलग अलग स्टेट हैं। अब इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है कि अगर एक पावरफुल हो गया है तो वो पहले जो मुगल एम्परर को भेज रहा था, जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसको, अब वो पहले भी तो भेज रहा था 100 रुपये, अब वो भेजेगा सिर्फ 80, एक टाइम आएगा वो भेजेगा 50, एक टाइम आएगा वो भेजेगा 30, और एक टाइम पे वो भेजना ही बंद कर देगा। तो इसलिए ये होना यहाँ पे शुरू हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है।
peasant and zamindari rebellions in part of नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स। प्लस में इस टाइम पे क्या हो रहा है, पीजेंट्स एंड ज़मींदारी के रिबेलियंस भी इस टाइम पे काफ़ी होते हैं बिकॉज वो लोग भी परेशान थे उससे, दैट इज़ फ्रॉम द जो भी पॉलिसीज़ थी इनकी है ना रेवेन्यू से रिगार्डिंग, ये परेशान थे लोग तो उन्होंने भी रेबेलियन कर दिया। ये रिवॉल्व्स वेयर समटाइम्स कॉज बाय द प्रेशर्स ऑफ द माउंटिंग टैक्सेस। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दी टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो टैक्स बढ़ाएंगे तो ये परेशान हो रहे हैं। एट द अदर टाइम्स देवर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चीफ्टमैन टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। प्लस में ऐसा भी होता था कि टैक्स नहीं बढ़ रहा लेकिन वहाँ पे जो चीफ्टमैन है वो इतना ज़्यादा वो कंसोलिडेट करना चाहता है अपनी खुद की पोजीशन को, दैट इज़ वाई वो वहाँ पे रिविलियंस वगैरह हुए। मुगल अथॉरिटी हैज़ बीन चैलेंज बाय द रिविलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। प्लस में इस टाइम पे जैसे कि हमने देखा बहुत सारे इंडिपेंडेंट, जैसे वीक अथॉरिटी, जैसे कि सेंट्रल में वीक अथॉरिटी होती है तो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनके साथ वॉर करते हैं। बट दीज ग्रुप्स जो है नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रिजाइन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। तो वो क्या करते हैं, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लाते हैं सबसे पहले, जिससे कि वो अपनी पोजीशंस को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, पैसा होगा तो आगे वॉर कर सकते हैं। सो मुगल एम्प्रेस आफ्टर औरंगजेब जो है अनेबल टू अरेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे जो भी ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी की इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चीफमैन एंड द अदर ग्रुप। तो जो हमारी पावर है बेसिकली मुगल एम्पर के हाथों में कम थी और किन के हाथों में ज़्यादा होने लगी, प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथों में, लोकल चीफमैन के हाथों में एंड अदर ग्रुप्स के हाथों में ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा चल रहा है जो क्राइसिस है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो रीजंस बता रखे हैं, मतलब और कुछ नहीं है। ठीक है, राइज रिच हार्वेस्ट एंड द एम्प्टी कॉफर्स। तो एक कंटेम्प्रेरी राइटर का अकाउंट मिला था फाइनेंशियल बैंकरप्टेंसी के बारे में कि कैसे मुगल एम्पायर जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। सो अगर मैं वैसे सच तो मुझे कुछ एग्जाम इसमें नहीं मिल रहा तो मैं फटाक से पढ़ देती हूँ। जो ग्रेट लॉर्ड्स हैं वो जनरली हेल्पलेस है, मतलब जो बड़े रूलर्स हैं वो हेल्पलेस हो चुके हैं ना, एंड उनके जो पीजेंट्स हैं वो 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं, बट उनका जो लॉर्ड है वो सी नथिंग ऑफ आइदर एंड देयर एजेंट्स आर द स्पॉट और वर्चुअल प्रिजनर्स ऑफ द पीजेंट हैंड्स। चलो छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई विल सो इन द मिडेस्ट। और होता क्या है, एक और रीज़न है दैट इज़ द मिडेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जो सब कुछ चल रहे हैं इस टाइम पे। जो रूलर ऑफ ईरान है नादिर शाह है, वो सैक्ड एंड प्लंडर करता है सिटी ऑफ दिल्ली को 1739 में एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, वो अपने साथ लेके चला जाता है। मतलब वैसे ही पैसा नहीं है, ऊपर से क्या कर रहा है, नादिर शाह का इन्वेजन हो जाएगा जो कि रूलर ऑफ ईरान है इस टाइम पे, और वो पैसा ले जाएगा। सो दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड। उसके बाद और भी आते हैं, जैसे कि एक अफगान रूलर आता है दैट इज़ अहमद शाह अब्दली, वो भी इन्वेट करता है नॉर्थ इंडिया और वो भी 5 बार करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो नादिर शाह आ रहा था रूल ऑफ ईरान, उसके बाद हमारा दैट इज़ अहमद शाह अब्दली आता है, दैट इज़ द रूल ऑफ अफगान रूलर। ठीक है, 5 बार इन्वेट करता है। अब नादिर शाह का अटैक के बारे में सिर्फ बता रखा है, जो डिवास्टेशन है ऑफ दिल्ली आफ्टर द नादिर शाह इन्वेजन वॉज डिस्क्राइब्ड, ए कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्व ने डिस्क्राइब करा है, वंस डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजर एज वेल एज क्या वो लेके गया था ये भी बता रखा है। और ये पोर्ट्रेट है हमारे नादिर शाह का। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, 60 lakhs of rupees and some thousands of gold coins, nearly 1 crore worth of gold ware, nearly 50 crores worth of jewelry and most of them unrivaled in the world and the above included the peacock thorn, वो अपने साथ लेके जाता है। तो पूछ लेंगे कि भाई peacock thorn कौन लेके गया था, तो कौन लेके गया था, दैट इज़ अ नादिर शाह। ठीक है, बेसिक अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेजन्स इम्पैक्ट अपॉन दिल्ली। ठीक है, जो अनदर अकाउंट है, दोज हु हैड बीन मास्टर्स वर नाउन इन द डायर्स ट्रायर्स। ठीक है, एंड दोज हु हैव रिवर्स्ड couldn't even get water to quench their thirst. The recluses were pulled out of their corners, the wealthy were turned into beggars, and those who once set the styles in clothes now went naked, and those who owned the property were now homeless। मतलब दार का जो बहुत पैसा था भिखारी बन गए, जो कि भैया फैशन के नाम पे बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे वो नंगे घूम रहे हैं, जो ओन करते थे प्रॉपर्टी को वो होमलेस है। जो न्यू सिटी है शाहजहानाबाद जो है वो एक रबल में कन्वर्ट हो गई। जो नादिर शाह है वो अटैक करा ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी को, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन इसने मचा दी। ठीक है, नादिर शाह। ठीक है, तो बहुत कुछ ये लूट के लेके जाता है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो प्रेशर था फ्रॉम ऑल द साइड, जो एम्पायर है वो और ज़्यादा फर्दर वीक होता है, बट द कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स के बीच में भी उसके अंदर कॉम्पिटिशन था। वो डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 मेजर ग्रुप ऑफ फैक्शंस, ईरानीज एंड तो तुरानीज, है ना, ये हमारे 2 टाइप के उसमें नोबल्स वो कर देते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो लेटर मुगल्स एम्परर्स हैं एक तरह से पपिट रहे इन हैंड्स ऑफ हाइदर वन और द अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप के नोबल्स की ही पपिट की तरह रहे। जो वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन है वो आता है जब 2 मुगल एम्पर जो होते हैं फारूक सियार एंड आलमगीर सेकंड जो है वो
असिसिनेट कर दिए जाते हैं द टू अदर्स अहमद शाह एंड शाह आलम सेकंड, जो उनको ब्लाइंड कर दिया जाता है उनके नोबल्स के द्वारा। मतलब जो एम्परर है इनको नोबल्स क्या कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, ब्लाइंड कर दे रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। सो विद द डिक्लाइन एंड द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पर की जैसे डिक्लाइन होती है, जो गवर्नर्स होते हैं लार्ज प्रोविंस के, सूबेदार्स होते हैं, जो ग्रेट हमारे ज़मींदार्स होते हैं, कंसोलिडेट करते हैं अपने अथॉरिटी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि अवध है। लेकिन अब उसके अलावा जो हमारे गवर्नर्स वगैरह थे वो क्या करते हैं, वो अपने अथॉरिटी को डिफरेंट पार्ट्स में बनाते हैं, जिसमें से अवध आता है, एक बंगाल आता है, एक हैदराबाद आता है, सब कुछ। ठीक है। द राजपूत, सो मैनी राजपूत किंग्स जो हैं पार्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू द अम्बीर एंड जोधपुर जो होते हैं वो भी सर्व करते हैं अंडर द मुगल्स विद डिस्ट्रिक्शन में, देखा था। ठीक है। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय द कंसिडरेबल अमाउंट जो है ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। हमने चीज़ भी देखी थी कि राजपूत जो सबमिट कर देते थे तो उनको बेसिकली क्या करता था, वतन जागीर बेसिकली उनको ऑटोनॉमी थी वतन जागीर्स की फॉर्म में। मतलब जागीर्स मतलब खुद, मतलब जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत अपनर को देंगे, इस तरीके से। 18th सेंचुरी में दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एडजेसेंट रीजन्स। अब ये क्या करते हैं, उनको पता चल गया भैया मुगल्स तो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो वो भी अपनी पावर को जो है कंट्रोल करने, मतलब एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। अजीत सिंह है जो रूलर ऑफ जोधपुर होता है, वो ऑल्सो इन्वॉल्व होता है इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स, इवन पॉलिटिक्स ऑफ द जो मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें भी इन्वॉल्व होता है। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे गुजरात एंड मालवा को कैप्चर कर लेते हैं। सूबेदार हमने देखा था गवर्नर, तो गवर्नर सूबेदारी मतलब गवर्नरशिप ऑफ द रिच प्रोविंसेस लाइक द गुजरात एंड मालवा। राजा जो अजीत सिंह है जोधपुर के, जिसके बारे में पहले से बात करें, वो हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ द गुजरात एंड द स्वावी राजा जो सिंह थे वो अम्बीर के, उन्होंने गवर्नरशिप मालवा की ले ली थी। एंड जो ऑफिसर्स हैं वो रिन्यूड बाय द एम्पर जहांदर शाह इन द 1713 में। वेल जो एम्पर था ना जहांदर शाह, वो काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छा, मतलब इन द ताकतवर टाइप है ना, वो थोड़ा अच्छा था, तो रिन्यू कर दिए गए थे। दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग द पोर्शंस ऑफ इम्पेरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतनास। तो अपने वतनास के आसपास जो इम्पेरियल टेरिटरीज थी, इम्पेरियल का मतलब है जो मुगल की टेरिटरीज थी, उनको भी इन्होंने क्या करा, अपने अंदर लेने की कोशिश करी। नागपुर जो है उसको कन्वर्ट एंड एनेक्स कर दिया जाता है टू द हाउस ऑफ जोधपुर, वाइल अम्बीर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ द बुंदी। ऐसे जो अम्बीर है वो बुंदी के पोर्शन को ले लेगा, नागपुर को कौन ले लेगा, जोधपुर वाला किंग ले लेगा। सुआई राजा जयसिंह जो है वेरी फेमस, देखो इनको याद रखना थोड़ा सा है ना, जैसे कि हमने देखा था दैट इज अजीत सिंह ऑन द, इट्स अ रूलर ऑफ द, ये थोड़ा सा याद रखना है ना, अजीत सिंह इज़ अ रूलर ऑफ द जोधपुर। ठीक है। एंड हमारा कहाँ गया, स्वाई राजा सिंह ऑफ अम्बीर। ठीक है। तो ये जो है याद रखना है इनको। ठीक है। इनका काफ़ी बार नाम आ चुका है। स्वाई जो राजा सिंह थे कहाँ के, अम्बीर के, उन्होंने फाउंड करी अपने न्यू कैपिटल जयपुर में एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन द 17, और उनको आगरा की भी सूबेदारी मिल जाती है। जो मराठा कैंपेन्स है राजस्थान में होते हैं फ्रॉम 1740s पुट सेवर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। वेल बाकी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफकोर्स मराठा की भी पावर थी उस टाइम पे, दैट इज़ वाई। ओके, तो अब ये पिक्चर जरूर देखेंगे अगर आप, तो जो फारूक सियार है वो रिसीविंग अ नोबल इन कोर्ट। ठीक है। तो उनके कोर्ट में एक नोबल आ रहा है। ठीक है। मैनी राजपूत रूलर्स जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी सोवरिटी ऑफ द मुगल्स, हमने देख रखा था। बट जो मेवाड़ है वो जो ओनली राजपूत स्टेट जिसने डिफेंड करी थी हमारी मुगल की अथॉरिटी को, मतलब मेवाड़, ध्यान रखना मेवाड़। ठीक है। उसने नहीं माना था। ठीक है। राणा जो प्रताप है जो असेंड करते हैं थॉर्न एट द मेवाड़ है ना, उसमें विद उदयपुर एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द मेवाड़ अंडर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में रहता है। जो सीरीज ऑफ इनवॉइस हैं, इनवॉइस वर सेंट टू द राणा टू परस्यूड हिम टू एक्सेप्ट। मतलब बहुत सारे इनवॉइस का मतलब था बहुत सारे दैट इज़ वो आते हैं, दैट इज़ दूत टाइप आते हैं राणा के पास और उनको बार बार बोलते हैं कि भाई तुम भी कर लो, बट ही स्टूड उसके अगेंस्ट ही रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओनली द दैट इज़ अ मेवाड़ का जो वो था उसने नहीं घुटने टेके थे, बाकी सब ने मतलब मान लिया था। ठीक है। इस तरीके से मैनी राजपूत जो चीफ हैं उन्होंने बिल्ड करे थे नंबर ऑफ फोर्ट ऑन द हिल टॉप्स विच बिकम द सेंटर ऑफ पावर, जो कि एक तरीके से पावर का सेंटर बनता है। विद एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन का मतलब है पूरी तरीके से उसको बंदघेर कर लेना। दीज मेजेस्टिक स्ट्रक्चर्स को हाउस क्या था, अर्बन सेंटर्स एंड पैलेसेस, टेम्पल्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी ना। टेम्पल भी है, पैलेसेस भी है, ट्रेडिंग का सेंटर भी है, वाटर भी हार्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, कंटेन मैनी वाटर बॉडीज वेरिंग द तालाब्स, वहाँ पे पॉन्ड्स आपको देखने को मिलेगा, कुंडीज मिलेंगे, वेल्स एंड हमारी बाउलीज मिलेंगे, स्टेप वेल्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको। ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है वही जिसमें पद्मावत वो भी बनी है, वही चीज़ है। ठीक है। तो ये हमने देखा। ठीक है। आगे देखते हैं राजा जयसिंह ऑफ जयपुर, वेरी फेमस है।
तो एक डिस्क्रिप्शन मिलता है एक पर्शियन अकाउंट में। तो राजा जयसिंह जो है हाइट ऑफ इट्स पावर, ही वॉज अ गवर्नर ऑफ द आगरा के गवर्नर है, मालवा के हैं 5 से 6 साल तक, एंड पॉजेस्ट एक बड़ी आर्मी है, आर्टिलरी, ग्रेट वेल्थ है, एंड उन्होंने काफ़ी एक्सटेंड किया हुआ है फ्रॉम दिल्ली से लेकर नर्मदा तक, उनका मतलब बहुत बड़ा किंगडम है। बेसिक चीज़ बता रखिए। ये हमारा जंतर मंतर है जयपुर का, ठीक है। तो ये भी बेसिकली हमारे जो सोई जयसिंह थे उन्होंने बनवाया था, जो रूलर थे अम्बेर के नंबर मतलब जयपुर है ना, कंस्ट्रक्ट कराए थे उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बेसिकली। 5 एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जहाँ से एस्ट्रोनॉमी आप थोड़ा सा स्पेस वगैरह के बारे में जान सको, ऐसा 1 ईच इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। तो इसका भी ध्यान रखना भी कहाँ पे, दिल्ली जयपुर का सबको बताया, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी को भी ध्यान रखना है, ठीक है। उनका सादर करते देखो, उज्जैन हुआ, मथुरा हुआ, वाराणसी, तीनों कहाँ से कनेक्टेड है ईश्वर प्रभु की होली प्लेस से। कॉमनली नोन एज द जंतर मंतर उनको हम कहते हैं। जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनके वेरियस इंस्ट्रूमेंट है स्टडी करने के लिए, हेवनली बॉडीज़ को बेसिकली थी, तो काफ़ी इनका बिल्कुल था। तो स्वाई जयसिंह पूछ लेंगे किसने बनवाया, स्वाई जयसिंह रूलर ऑफ अम्बेर ने बनवाया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये राजा जयसिंह, वही स्वाई जयसिंह, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मेहरंगगढ़ फोर्ट है जोधपुर में, पूछ लेंगे कहाँ पे है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस। बाकी देखिए 6 जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख की, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी हेल्प करती है रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द स्टेट में। हमने देखा था कि एक रिलीजन था, सिखिज्म एक रिलीजन है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी एट्रोसिटीज़ ऑफ दी मतलब जो रूलर्स थे उस टाइम के, तो वो एक अपने आप को एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह, एक पॉलिटिकल ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और वहीं से एक स्टेट बिल्डिंग होती है पंजाब में। सेवरल बैटर्स फॉट किए जाते हैं बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड द मुगल रूलर्स, एंड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द खालसा इन द 1699 में, ठीक है। बहुत सारे जो बैटल्स हैं उनको लड़ा जाता है, गुरु गोविंद सिंह लड़ता है अगेंस्ट द राजपूत एंड द मुगल रूलर्स के खिलाफ, ठीक है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द खालसा, ठीक है। आफ्टर उनकी जब डेथ हो जाती है तो खालसा जो है रोज़ रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द बंदा बहादुर की लीडरशिप होती है, एंड उसके बाद हमारा वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने सोवरन रूल को बाय स्ट्राइकिंग द कॉइन्स इन द नेम ऑफ अ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, एंड वॉज एस्टैब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलुज एंड जमुना के बीच में। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो जनरली रिवॉल्ट करते हैं, है ना, जिसको खालसा रिवॉल्ट होता है हमारा अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी अंडर द बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंडर होता है। जब उनके जो 10th गुरु होते हैं, लास्ट गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, तब फाइट करते करते जो है मर जाते हैं ना, बहुत सारे बैटल्स उन्होंने करे राजपूत एंड मुगल्स दोनों के खिलाफ। तो उसके बाद हमारे बंदा बहादुर उसको रिवॉल्ट को कैरी ऑन करते हैं, एंड और अपनी सोवनिटी को डिक्लेयर करने के लिए वो क्या करते हैं, मिंट करते हैं, स्ट्राइकिंग कॉइन्स भी निकालते हैं गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, और अपनी खुद के एडमिनिस्ट्रेशन को जमुना के बीच में इस्टेब्लिश करते हैं। जो बंदा बहादुर है फिर उसको कैप्चर कर लिया जाता है, एग्जीक्यूट कर लिया जाता है 1716 में। बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। सो हेयर इज़ द स्वॉर्ड ऑफ अ महाराजा रंजीत सिंह। हमें पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा होते हैं इनके, दैट इज़ सिखिज्म में से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका किला विला भी है। तो महाराजा रंजीत सिंह की तलवार है, और एक खुद उनका फोटो दे रखा है मेरे ख्याल से, ना, इस तरीके का। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि पेज गलत है यहाँ पे, एग्जीक्यूटेड इन 1716, तो है तो नहीं। 6 जो है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो सिख होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जाठास एंड लेटर एज मिसल्स में वो अपने आप को मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में टाइप, है ना। तो जाठास कह रहे हैं उसको, और क्या कह रहे हैं, जाठास इज़ अ ग्रुप, है ना, ग्रुप, एंड मिसल उसको लेटर उसको मिसलिप कह रहे हैं, मतलब इस तरीके से उसका मतलब कुछ नहीं, ग्रुप है बस, बेसिक चीज़ बताए तो, ठीक है। ये कंबाइन करते हैं फोर्सेस, अरे यार, ये कंबाइन करते हैं फोर्सेस वेयर नोन एज द ग्रैंड आर्मी दाल खालसा, और उनकी जो कंबाइंड फोर्स है उसको क्या कहा जा रहा है, ग्रैंड आर्मी, दैट इज़ दाल खालसा। उनकी जो एंटायर बॉडी है वो जनरली मीट कर रही है अमृतसर में, है ना, एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली पे मिलती है टू टेक द कलेक्टिव डिसीजन नोन एज द रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु, या कहते हैं गुरु मताज, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, ओकेजनली मिल रहे हैं और जो है डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग हमारे कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, जिसको हम रेजोल्यूशंस कहते हैं ऑफ द गुरु मताज, ठीक है। सिस्टम कॉल्ड राखी was introduced offering protection to cultivators on the payment of taxes 20% of the produce। अब एक सिस्टम ऑफ राखी जो है, राखी है ना, राखी जैसे प्रोटेक्शन देती है, सेम ऐसे राखी रक्षाबंधन है ना, वो इंट्रोड्यूस होती है जो कि ऑफर करती है प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स की, जो हम आपको क्या कर देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको बदले में क्या देना है, टैक्स देना है हमें 20% ऑफ प्रोड्यूस। तो राखी क्या है अपने आप में, राखी इज़ लाइक अ टैक्स, राखी इज़ लाइक अ टैक्स, है ना, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए आई एम राइटिंग इट हियर। तो राखी इज़ लाइक अ टैक्स ऑन 20% प्रोड्यूस, है ना।
ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जो है वो इंस्पायर करते हैं खालसा को विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल, कि उनका जो डेस्टिनी है वो क्या है, रूल करने के है। जो गुरु गोविंद सिंह है वो इंस्पायर करें अपने पूरे खालसा को एक बिलीव के साथ कि उनकी जो डेस्टिनी है वो क्या है, रूल करना है, कि उनका जो जो भी कर्तव्य है, मतलब जो भी मतलब किस्मत है वो रूल करना है। ठीक है, राज करेगा खालसा। ठीक है, तो ये उनकी बातें हैं। ठीक है, देयर वेल निट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनेबल दैम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर फर्स्ट एंड देन टू द अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द शंकर ऑफ शिरिंद फ्रॉम द मुगल्स। तो जनरली उनका जो ये वेल निट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ खालसा, वो इनेबल कराती है, उनको योग्य बनाती है इससे कि वो एक सक्सेसफुल रेजिस्ट कर पाते हैं मुगल गवर्नर्स को। एंड उसके बाद जो अहमद शाह का अब्दली है ना, जो कि सीज कर लेता है ना रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब को, द सरकार ऑफ अ सिरिंद, मतलब उनके खिलाफ वो रेजिस्टेंस कर पाते हैं। जो खालसा है वो डिक्लेयर करते हैं अपनी सोवरेन रूल को बाय स्टार्किंग देयर ओन कॉइन अगेन। उसके बाद वो दोबारा से मतलब ये कॉइन्स वगैरह भी निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज वन ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द खालसा एट द टाइम ऑफ, तो वही सेम चीज़ें, इंस्क्रिप्शन का मतलब है वही चीज़ें लिखी हुई है जिसकी बंदा बहादुर के टाइम पे जब उन्होंने की थी। ठीक है, 6 टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी में एक्सटेंड करती है इंदस से लेकर जमुना तक, बट दे वर डिवाइडेड अंडर द डिफरेंट रूलर्स। होते हैं छोटे छोटे रूलर्स, डेवलप हो जाता है, लेकिन वन ऑफ दैम जो महाराजा रंजीत सिंह होते हैं वो बाद में यूनाइट कर देते हैं इन सारे ग्रुप्स को एंड अपनी कैपिटल को इस्टेब्लिश करते हैं लाहौर में। ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था ना सिख वाला जो था, तो इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेना, उससे कुछ खास तो नहीं है बट ठीक है। हाँ, तो हियर तो इंदस से लेके हमारे सतलुज के बीच में जमुना, नॉट एक्चुअली जमुना इज जमुना, तो जमुना तक इवन इतना बड़ा जो है एम्पायर इनका रहता है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मराठास पे आ जाते हैं। तो मराठा का जो किंगडम है उसको इस्टेब्लिश कराते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, एंड जो हमारे मराठा किंगडम है वॉज एक अनदर पावरफुल जो है रीजनल किंगडम होता है टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन अपोजिशन ऑफ मुगल रूल। ठीक है, तो जो मराठा किंगडम होता है ना वो एक अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम जो बनता है हमारे अपोज करने के लिए मुगल रूल में। जो शिवाजी हैं, शिवाजी कार्व्ड आउट ऑफ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज देशमुख। ठीक है, तो हमारे जो दैट इज़ उसके बाद हमारे जो शिवाजी होते हैं, मतलब भाई शिवाजी महाराज जो हैं वो एक स्टेबल किंगडम बनाते हैं। सपोर्ट किसका सपोर्ट लेके, वॉरियर फैमिलीज, बहुत सारी वॉरियर फैमिलीज इकट्ठी आती हैं जो मराठास का एम्पायर बनाएंगे, देशमुख हम जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट जो कुनबीज हैं उनको भी प्रोवाइड, वो भी एक तरीके से बैकबोन बनती है मराठा आर्मी की। ठीक है, और जो वहाँ पे पेस्ट्रोलिस्ट पीजेंट क्लास है वो कुनबीज जिसको हम बोलते हैं, तो पूछ लेंगे कुनबीज किससे रिलेटेड है, तो मराठा से रिलेटेड, और है क्या ये पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं मराठास को काफ़ी। सो शिवाजी यूज दीज फोर्सेज टू चैलेंज द मुगल्स, और इसी तरीके से वो इन दोनों को, इन सबको इकट्ठा करता है और अगेंस्ट द मुगल्स जो है फाइट करता है। लेकिन आफ्टर जब शिवाजी की डेथ हो जाती है तो इफेक्टिव जो पावर है मराठा स्टेट में वॉज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ अ चितापवन ब्राह्मण्स हु सर्व शिवाजी सक्सेसर पेशवा या कहते तो प्रिंसिपल मिनिस्टर। जो लेकिन शिवाजी की डेथ के बाद क्या होता है, जो पावर होती है मराठा स्टेट की वो एक्चुअली किसके हाथ में चली जाती है, फैमिली ऑफ अ चितपवन ब्राह्मण्स के हाथ में चली जाती है, जो जनरली सर्व क्या करते थे शिवाजी के शिवाजी मतलब कोर्ट में पेशवा की तरह, एक प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे। तो जो पावर है अब वो प्रेसिडेंट के पास नहीं रहेगी, वो राजा के पास नहीं रहेगी, वो किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है। पूना कैपिटल बन जाती है मराठा किंगडम की, बेसिकली बात बता रखी है। थोड़ा सा देख लीजिए, पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी दे रखा है, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ शिवाजी। ठीक है, टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में जो पावरफुल स्टेट है वो स्टार्ट इमर्जिंग द डेक्कन अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी विच फाइनली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा स्टेट होता है। जो शिवाजी वॉज बॉर्न टू शांजी एंड जयबाई एट द शिवनेरी 1630 में उनका जन्म होता है। बेसिकली माता पिता के नाम बता रखे हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर, तो अपनी मदर के गाइडेंस के अंदर उसके गार्जियन दादा कौनदेव जो शिवाजी है वो इम्बार्क करते हैं ना करियर ऑफ ऑफ कन्क्वेस्ट एट अ यंग एज, काफ़ी यंग एज में, मतलब वो क्या करते हैं, तो दादा देख लेना, दादा कौनदेव इनके गुरु थे। ठीक है जी, जो ऑक्यूपेशन है ऑफ जवाली मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मवाला हाईलैंड्स विच पेव द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन था जवाली का, ऑफ जवाली क्या है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ ना। सो जहाँ तक समझ में आया जवाली इज़ लाइक अ प्लेस, तो उसका वो शायद कुछ गवर्नर टाइप होता है
है ना, और उसको एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाता है, उसकी वजह से वो मावला हाईलैंड्स का, विच पेव द वे टू फर्दर, उसके बाद वो एक्सपेंशन वगैरह करता है। उसका जो एक्सप्लॉइट है अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स मेड हिम अ लेजेंडरी फिगर। तो वो काफ़ी मतलब अगेंस्ट बीजापुर, है ना, एंड अगेंस्ट द मुगल्स क्या करता है, काफ़ी फाइट वगैरह करता है। ही ऑफन रिस्टॉर्टेड, वो काफ़ी रिसॉर्ट करता है टू द गुरीला वॉरफेयर अगेंस्ट हिज अपोनेंट्स। मतलब ये क्या फेमस है उसके लिए, गुरीला वॉरफेयर का टेक्निक यूज़ करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है, सपोर्ट, और उसको सबको चलाने के लिए सपोर्ट भी चाहिए रेवेन्यू कलेक्शन का, जो कि मेथड होते हैं बेस्ड ऑन चौथ एंड द सुरदेशमुखी। ठीक है, ही लेड अ फाउंडेशन, तो बता रखा है कि चौथ क्या है, सुरदेशमुखी क्या है, तो उससे रिगार्डिंग चीज़ें हैं। चौथ एंड सुरदेशमुखी वो लेता है, एंड कौन सा वॉरफेयर कर रहा है, वो गुरीला वॉरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और किस किस के अगेंस्ट ही फाइट करता है, तो बीजापुर एंड मुगल्स दोनों के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा है। ठीक है, ओके। सो अंडर द पेशवास, जब पेशवास के अंडर होता है हमारा, तो जो मराठाज हैं वो डेवलप करते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। एंड उसकी जो सक्सेसर है जनरली वो लीड करती है बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल्स, बाय रेडिंग द सिटीज़ एंड बाय इंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर द सप्लाई लाइन्स एंड द री इन्फोर्समेंट कुड बी ईजिली डिस्टर्ब। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो उनकी वो सक्सेसफुल हो क्यों पाते हैं, कारण बता रखे हैं। जनरली वो क्या करते हैं, वो बाईपास करते हैं फोर्टिफाइड, वो जनरली फोर्टिफाइड एरियाज को ही अटैक कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं ऐसी सिटीज़ को जहाँ से पैसे इकट्ठा करेंगे तो फर्दर वॉर करेंगे, एंड इंगेज कर रहे हैं उन मुगल आर्मीज़ के साथ जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उनकी सप्लाई को काट दे रहे हैं, सप्लाई को इजीली आप डिस्टर्ब कर सकते हो, तो उनको आप हरा सकते हो। तो ये सारी टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं। बिटवीन 1720 एंड 1761 जो मराठा एम्पायर है वो एक्सपेंड होता है, एंड इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, और कंप्लीटली फिर उस एरिया से मुगल एम्पायर को हटा देता है। मालवा एंड गुजरात जो है वो सीज़ कर ले जाते हैं फ्रॉम द मुगल से, एंड बाय 1730 उसके बाद मराठा किंग जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ, उनको क्या माना जाता है, ओवरलैंड ऑफ द एंटायर डेक्कन प्लेट्यू का वो ओवरलैंड हो जाते हैं। वो पॉजेस करते हैं राइट, और उनके पास जो है अधिकार होता है कि वो लेवी कर सकते हैं चौथे एंड सुरदेशमुखी को एंटायर रीजन में। ठीक है, मतलब पूरे उस इलाके में वो कर सकते हैं, इसकी बात बता रखी है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आफ्टर रेडिंग दिल्ली, उसके बाद मतलब ये धीरे धीरे बता रहे हैं कि कैसे वो एक्सटेंड कर रहे हैं ना। पहले उन्होंने दैट इज़ क्या ले लिया, दैट इज़ गुजरात मालवा ले लिया, उसके बाद वो डेक्कन में छा गए, उसके बाद वो क्या करेंगे आफ्टर, फिर वो दिल्ली को भी रेड करते हैं 1737 में। एंड जो फ्रंटियर्स होते हैं मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इनटू राजस्थान एंड पंजाब में भी वो एक्सपेंड करते हैं, बंगाल में, उड़ीसा में भी, ईस्ट में, एंड कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तेलुगु कंट्रीज साउथ में वो एक्सपेंड करते हैं। एंड दीज वर, लेकिन वो फॉर नॉट फॉर्मली इंक्लूड नहीं होते हैं मराठा एम्पायर में, बट वर मेड टू पे द ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सपेक्टिंग। वो कहते हैं कि मतलब उनको पूरी तरीके से ये नहीं करते कि तुम मेरे पूरे एम्पायर में आ जाओ, क्योंकि देखो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण होता था, क्योंकि अगर पूरे इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर करना उस टाइम पे इजी नहीं था। दैट इज़ वाई क्या कहते थे कि देखो तुम मेरी सॉवरेनिटी मान दो, मुझे टैक्सेस पे कर दो, और लेकिन मतलब अपना रख लो। ठीक है, तो एक्सपेंशन ब्रॉट इनमरस रिसोर्सेज, और इस एक्सपेंशन से जो इन्होंने किया पूरे उसमें इस टाइम के पीरियड में, तो उनको काफ़ी ऑफकोर्स काफ़ी न्यूमरस रिसोर्सेज उसके मिले, बट एक प्राइस पे। दीज मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवार्ड्स, तो कहीं ना कहीं मराठास के अगेंस्ट जो हैं बाकी सारे लोग हो गए, एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट इंक्लाइडेड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एंड दैट इज़ वाई जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है हमारा, तो मराठास को कोई भी सपोर्ट नहीं करता और मराठास हार जाते हैं। ठीक है, सो क्योंकि उन्होंने अपने इतना ज़्यादा रेड वगैरह कर लिया, तो भैया सब इसके अगेंस्ट हो गए। अलॉन्ग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन जो मराठास हैं वो डेवलप करते हैं, इफेक्टिव एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उनका अच्छा होता है। वंस कन्क्वेस्ट दे हैड बीन कंप्लीटेड एंड द मराठा रूल वॉज सिक्योर। ठीक है, एक बार उन्होंने कन्क्वेस्ट कर लिया तो उसका मतलब है वहाँ पे मराठा रूल हो गया, एंड जो रेवेन्यू मतलब काफ़ी सिक्योर किया जाता था इस चीज़ को। रेवेन्यू डिमांड्स जो हैं ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस की जाती हैं, टेकिंग द लोकल कंडीशंस को अकाउंट में लेकिन रखते हुए ना, रेवेन्यू तो कर रहे हैं लेकिन लोकल कंडीशंस को भी देखना है। जो एग्रीकल्चर है वॉज इंकरेज किया जाता है, ट्रेड को भी दोबारा से, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लड़ रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी अच्छा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी अच्छा कर रहे हैं, ट्रेड भी अच्छा कर रहे हैं। एंड ये अलाउ करता है मराठा चीफ, जिसको कहते हैं सरदार कह रहे हैं, जिनको हम लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गोवाकड़ ऑफ द बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, दीज रिसोर्सेज टू रीच द पावरफुल आर्मीज, और कहीं ना कहीं वो अपने आर्मीज़ को भी कर पाते हैं। तो सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के थे, गुआकवाड़ क्या कहाँ के थे, बड़ौदा के थे, भोसले कहाँ के थे, नागपुर के थे। अभी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे अलग से इनको हाईलाइट कर दिया है। जो मराठा कैंपेन्स हैं वो मालवा भी होता है 1720s में, डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज़ इन द रीजन। ठीक है, तो जो उज्जैन है वो एक्सपेंड करता है अंडर द सिंधियाज की पैट्रोनेज में, एंड इंदौर जो है हुलकास के जो है पैट्रोनेज में काफ़ी क्या करता है, एक्सटेंड करता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो सिंधिया कहाँ पे है वो बता रखा है, उज्जैन में कहाँ है, उज्जैन में क्या है, सिंधिया है, और इंदौर में क्या है, हुलकार से। तो ये जो
भी आ सकता है ना। एंड बाय ऑल अकाउंट्स जो सिटीज़ हैं वो लार्ज एंड काफ़ी प्रॉस्परस रहती हैं, फंक्शन करती है इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स की तरह। न्यू ट्रेड रूट जो है वो इमर्ज होते हैं विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठास, और बहुत सारे जो ट्रेड बढ़ा तो ट्रेड के रूट्स भी आए, तो ट्रेड रूट्स को भी काफ़ी कंट्रोल करते हैं। द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन द पूना, द मराठा की कैपिटल। तो जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था चंदेरी रीजन में, तो सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, चंदेरी रीजन में, एक न्यू, लेकिन उसका न्यू आउटलेट कहाँ खुल गया, पूना में भी प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो चंदेरी सिल्क जानते भी, काफ़ी चंदेरी इज क्वाइट फेमस है ना, काफ़ी फेमस भी है। ओके, सो बुरहानपुर विच हैड अर्लियर, जो कि पार्टिसिपेट करते थे इन द ट्रेड जो बिटवीन आगरा एंड सूरत, नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड द पूना एंड नागपुर एंड इन साउथ लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो बुरहानपुर है विच हैड अर्लियर, पहले वो ट्रेड हुआ करता था जिसमें आगरा वगैरह, अब एक्सटेंड कर दिया गया उस चीज़ को, उनको पूना एंड नागपुर को भी इंक्लूड कर रहे हैं वगैरह वगैरह बता रखे हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अभी कुछ देख लीजिए, दैट इज़ अ छत्रपति महाराज के बाद हमारा छत्रपति संभाजी आते हैं, उसके बाद हमारा राजा राम आता है, ठीक है, उसके बाद हमारा ताराबाई जो है वो करती है, एंड उसके बाद साहू आता है, उसके बाद बस बेसिकली हमारा जो है ये सन ऑफ अ संभाजी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये संभाजी का बेटा नहीं था, राजा राम जो था वो मतलब कुछ भाई था, हाँ भाई था, संभाजी का भाई था, एंड उनकी वाइफ राजा राम की वाइफ जो है ताराबाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पूरी क्रोनोलॉजी है, जो भी राजा रहे, तो छत्रपति शिवाजी, फिर संभाजी, उसके बाद राजा राम, फिर ताराबाई, फिर साहू, ठीक है, बेसिक चीज़। बाजीराव जो फर्स्ट थे उसको हम कहते हैं नोन एज अ बाजीराव बलाल, वॉज द सन ऑफ अ पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, इस पर मूवी नहीं है ना, बाजीराव मस्तानी में नहीं है ना, तो बाजीराव फर्स्ट वही है जो कि सन थे हमारे पेशवा बालाजी विश्वनाथ की। वो एक ग्रेट मराठा जनरल रहे हु इज क्रेडिटेड टू हैव एक्सपेंडेड, जिन्होंने काफ़ी एक्सपेंड करा है मराठा किंगडम को बियॉन्ड द विंध्यास के भी परे लेके गए, मतलब नॉर्थ में लेके गए, एंड इज़ नोन फॉर इट्स मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द मालवा, बुंदेलखंड में, गुजरात में, एंड पोर्टुगीज़ के खिलाफ इन्होंने काफ़ी जो है कैंपेन वगैरह करे, तो बहुत ज़्यादा फेमस थे, इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी। तो वैसे भी बॉक्सेस को तो खास फोकस देना है ना। चौथ क्या होता है, देखो चौथ का मतलब होता है 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लेम बाय ज़मींदार। तो जो भी ज़मींदार कलेक्ट कर रहे हैं उसका भी 25% जो है रेवेन्यू जो है ये कौन लेगा, दैट इज़ ऑफ द बोलेंगे क्या नाम है, मराठास है ना। इन दिस डिकेन इसको कलेक्ट मराठास कर रहे थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सुरदेशमुखी था, तो सुरदेशमुखी का मतलब है 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। तो ये हमारा क्या दिया जाएगा, लैंड रेवेन्यू पेड करा जाएगा टू द हेड रेवेन्यू, जो भी कलेक्टर रहेगा डेक्कन में उसको दिया जाएगा। तो ये दोनों टैक्सेस हमारे कौन लगा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ दी वो लगा रहे हैं, ठीक है। बेसिक आगे देखते हैं जाट। सो लाइक अदर स्टेट जो जाट है वो भी कंसोलिडेट करते हैं अपने पावर को, है ना। ड्यूरिंग द लेट 17th एंड द 18th सेंचुरी में अंडर देयर लीडर चुरामान, और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है वो चुरामान है, वो एक्वायर कर लेता है कंट्रोल ऑफ द टेरिटरीज जो कि हमारी वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ द दिल्ली के भी वेस्ट में, मतलब दिल्ली के जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वह हरियाणा वाला जो रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, यूपी का रीजन है, तो इस रीजन में वो अपनी टेरिटरी को इस्टेब्लिश करते हैं, एंड दे हैड बिगिन डोमिनेट करते हैं बाकी रीजन्स को बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज़ दिल्ली एंड आगरा के बीच में भी जो है डोमिनेट करते हैं, एंड फॉर वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टडीज, और कुछ समय के लिए इवन वो आगरा को भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो बता रहा है बेसिक चीज़ देखो चुरामान, ठीक है, तो चुरामान ध्यान रखना, ठीक है। ओके, जो जाट्स हैं वो काफ़ी क्या रहते हैं, प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं, एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लमगढ़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर होते हैं, इनके लिए एरियाज काफ़ी ये डोमिनेट करते हैं। सो अंडर द सूरज मिल, जो सूरज मिल है, जो किंगडम है हमारा भरतपुर का, वो इमर्ज होता है एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, है ना। तो किंगडम ऑफ भरतपुर, तो सूरज मिल जो है एक राजा है हमारे जाट्स में से, है ना, कम्युनिटी है जाट, है ना, एज अ किंगडम ऑफ भरतपुर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद व्हेन नादिर शाह सेक्ड दिल्ली इन 1739 मैनी ऑफ द सिटीज़ नोटेबल्स लुक्ड रिफ्यूजी देयर, ठीक है। और जब भी नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली को, तो बहुत सारी जो सिटी के नोटेबल्स होते हैं वो यहाँ पे रिफ्यूजी भी लेते हैं इनके पास, एंड उनके जो बेटा होता है सन जवाहिर शाह, वो बेसिकली 30,000 ट्रूप्स लेके आता है, एंड हायर्ड अनदर 20,000 मराठास दिस टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स। तो कुछ इतना कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अरे यार कुछ और तो घटेगा, ओके आगे बढ़ते हैं। सो वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल में हुआ है, जो डिग है एट जाट्स बिल्ट, जो डिग है द जाट्स बिल्ट एन एलोबरेट, एक एलोबरेट जो है गार्डन पैलेस कंबाइनिंग द स्टाइल जो है सीनेट अम्बेर एंड जो है आगरा में आपको जैसा मिलेगा ना कि दैट इज़ आपको क्या है
एक फोर्ट है, फोर्ट के आगे एक गार्डन टाइप है, तो इसी तरीके का कुछ कुछ देखने को मिलता है। इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो मॉडल करी गई है ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर द शाहजहाँ के टाइम की, मतलब कुछ कुछ ऐसा ही आर्किटेक्चरल फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है, बता रखा है, ठीक है। तो फिगर जो 8 है ये 18 सेंचुरी का पैलेस कॉम्प्लेक्सेशन है हमारा डिग पे, जो कि बंगला डोम इसको हम कहते हैं, ऑन द असेंबली हॉल ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, की बिल्डिंग की रूफ पे क्या है, असेंबली है, तो बंगला डोम भी इसको कह रहे हैं, है ना, और असेंबली हॉल है रूफ ऑफ द बिल्डिंग पे, तो ये कुछ स्पेशल बात है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जो पावर होती है जाट्स की वो हमारी जिनीत पे होती है अंडर द सूरजमल, हु कंसोलिडेट द जाट स्टेट ऑफ द भरतपुर को कंसोलिडेट करता है, जो कि प्रेजेंट है राजस्थान में आता है ड्यूरिंग द इतना। एंड जो एरियाज़ हैं अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल वो ब्रॉडली इंक्लूड करते हैं हमारे मॉडर्न ईस्टर्न, हमारे राजस्थान को, साउदर्न हरियाणा को, वेस्टर्न यूपी को एंड दिल्ली को। जो सूरजमल है वो बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस भी कराते हैं, एंड फेमस उसमें से लोहागढ़ फोर्ट है जो कि भरतपुर में आता है, ठीक है। तो लोहागढ़ फोर्ट भी देख लेना भाई, जाटों ने कराया है और भरतपुर में आ रहा है। इस रिगार्डेड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स बिल्ट इन द इस रीजन में, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट उसको हम कहते हैं लोहागढ़ का फोर्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, दैट इज इट, वी हैव डन। तो नादिर शाह इन्वेडेड द बंगाल, ये तो चीज़ फॉल्स, हमने देखा था दिल्ली को करेगा। स्वाई जो राजा सिंह है वॉज द रूलर ऑफ द इंदौर, नहीं भाई इंदौर में कहाँ पहुँच गया ना, नहीं ये नहीं है। अच्छा शायद किया तो था उन्होंने कुछ, पर मुझे याद नहीं। गुरु गोबिंद सिंह वॉज द 10th गुरु, तो चीज़ बिल्कुल ठीक है। पूना बिकम द कैपिटल तो मराठास, ये भी बिल्कुल मैंने देखा था कि पूना यस कैपिटल बन रही थी। बाकी जो जो मेन देखो टर्म्स हैं यहाँ पे लिखी हुई है, इजारादारी क्या है, चौथ क्या है, सुरदेशमुखी क्या है, फौजदारी क्या है, दाल खालसा क्या था, हमने देखा था साबूदारी क्या था, तो बेसिकली चीज़ें कुछ खासी हैं। एंड वी हैव डन द होल, दैट इज़ या डन इट।